हेलो एवरीवन, डाइवर्सिफाई लाइफ एंड लर्निंग में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिकल लैंग्वेज की यानी कि शास्त्रीय भाषाओं की। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि यह विषय चर्चा में क्यों है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इतिहास से इसका संबंध क्या है और अंत में इससे जुड़े कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये विषय चर्चा में इस वजह से आया क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार ने 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त दे दिया, जिसमें कि मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली शामिल है। इसके बाद इस फैसले के बाद से जो हमारे देश में शास्त्रीय भाषाएं थी उनकी संख्या 6 से बढ़कर 11 हो चुकी है। वो 6 भाषाएं कौन थी जो पहले से ही इस सूची में शामिल थी? वो थी क्रमशः तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। ये तो हो गया करंट अफेयर का विषय कि ये टॉपिक चर्चा में क्यों आया। अब सबसे पहले जानते हैं कि शास्त्रीय भाषाएं क्या होती हैं। शास्त्रीय भाषाएं ऐसी प्राचीन भाषाएं हैं जिनका एक समृद्ध साहित्यिक इतिहास है, जिनकी स्वतंत्र परंपराएं हैं और जो अन्य भाषाओं के साथ साथ दार्शनिक ग्रंथों को भी प्रभावित करती हैं। ऐसी भाषाओं को हम जो है शास्त्रीय भाषाएं कहते हैं। इसका अब बात करें इसके कॉन्सेप्ट पे, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सन 2004 में आया। जो है 2004 में सरकार ने घोषित किया कि कुछ भाषाएं अगर कुछ सर्टेन क्राइटेरिया को, कुछ निश्चित आवश्यकताओं को पूरा करेंगी तो उन्हें भारत सरकार शास्त्रीय भाषा की प्रस्थिति प्रदान करेगी। अब इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो क्या है उसे देख लेते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि ये जो भी टेक्स्ट है, जिस भी लैंग्वेज को हम ये स्टेटस अकॉर्ड करेंगे, उसकी एक हाई एंटिक्विटी होनी चाहिए। मतलब क्या है कि उसके जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, अभिलिखित इतिहास को हम इंग्लिश में उसका जो अभिलिखित इतिहास है, जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, वो 1500 से 2000 वर्षों से अधिक पुराना होना चाहिए। इसके साथ दूसरा जो मापदंड ये है कि आज जो पीढ़ियाँ जो इसको बोल रही हैं, जो भी जनरेशन है जो इन लैंग्वेजेस को बोलती हैं, जो इनको स्पीक करती हैं, वो इन भाषाओं को अपनी वैल्यूएबल हेरिटेज समझें। मतलब कि वो इन भाषाओं को, इनके ग्रंथों को अपनी अमूल्य विरासत मानें। इसके साथ साथ क्या है कि ये जो इन भाषाओं की जो ट्रेडिशंस हैं, जो है हमने इनकी परिभाषा में देखा कि इनकी स्वतंत्र परंपराएं होनी चाहिए। तो इनकी जो परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो बिल्कुल मूलभूत हों, मतलब बिल्कुल ओरिजिनल हों और किसी भी लैंग्वेज से बोरो नहीं की गई हों, ना ही किसी कम्युनिटी से उधार ली गई हो। इसके अलावा एक और मापदंड ये है कि मतलब हो सकता है कि जो भाषा है उसके प्राचीन स्वरूप में और उसके वर्तमान स्वरूप में इस यात्रा के दौरान उसमें बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन हुए हों। तो उन परिवर्तनों के आधार पर हम मना नहीं कर सकते कि हम इस भाषा को ऐसी साहित्यिक भाषा का दर्जा नहीं देंगे। यानी कि ये जो आमूलचूल परिवर्तन आए हैं उसके स्वरूप में, उसके फॉर्म में, वो सारे के सारे हमें स्वीकार्य हैं। अब देखते हैं कि पहले जो है किन किन भाषाओं को ये दर्जा दिया जा चुका था। वर्ष 2004 में तमिल भाषा को, वर्ष 2005 में संस्कृत को, वर्ष 2008 में तेलुगु को, वर्ष 2008 में कन्नड़ भाषा को, वर्ष 2013 में मलयालम को और वर्ष 2014 में उड़िया भाषा को जो है पहले से ही शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया जा चुका था। इनके साथ अब 5 और भाषाएं जुड़ चुकी हैं। इसके साथ अब टोटल ये संख्या हो चुकी है 11 वर्तमान में, अर्थात वर्तमान समय में हमारे पास अब 11 शास्त्रीय भाषाएं हो चुकी हैं। अच्छा, अब ये जो टॉपिक है, इतना तो हमारा ये करंट अफेयर्स का पार्ट था, लेकिन अब इसका एक स्ट्रॉन्ग लिंकेज आपकी एंशंट इंडियन हिस्ट्री के साथ भी है।
जिसके ऊपर डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जैसे कि तमिल की बात करें तो तमिल का साहित्य हमने देखा कि ये ऐसी भाषाओं को दर्जा मिलता है जिनका एक समृद्ध साहित्यिक विरासत हो। इसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि तमिल का जो साहित्य है, आप प्राचीन भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं कि तमिल साहित्य इतना समृद्ध है कि उसके लिए तो पूरा संगम तमिल संगम हुए, संगम लिटरेचर के नाम से उनको जाना जाता है, जिसमें मणिमेखलई से लेकर सिलप्पादिकारम से लेकर बहुत सारे बड़े बड़े जो है महाकाव्य लिखे गए। संस्कृत में भी बहुत सारी किताबें, संस्कृत का तो इतिहास बहुत पुराना है, बहुत सी ऐसी किताबें वैदिक काल से लेकर और जितने भी ब्राह्मण वंश हुए उनमें संस्कृत को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया गया। तो संस्कृत भाषा में तो बहुत सारे महाकाव्य आपको मिल जाएंगे। तेलुगु भाषा की बात करें तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री में कृष्णदेव राय को बिल्कुल देखना चाहिए। कृष्णदेव राय जो है और उनके कृष्णदेव राय की जो रचनाएं हैं जैसे अमुक्तमाल्यद हो गई, ऐसी बहुत सी जो है तेलुगु रचनाएं हैं जो हमें एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ने को मिलती हैं, इसलिए इसका भी साहित्य हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। कन्नड़ साहित्य की बात करें तो कन्नड़ साहित्य की जो पहली पुस्तक थी कवि राजमार्ग, पहली जो पुस्तक थी कवि राजमार्ग, ये एक बुक है जो कन्नड़ में लिखी गई थी और जिसके लेखक हैं राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष। ठीक है, इसको किसने लिखा है? कन्नड़ भाषा की जो पहली पुस्तक मानी जाती है वो है आपकी कवि राजमार्ग, जिसके लेखक कौन है? राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष। ठीक है, इसी तरह जो है हम जब कन्नड़ भाषा कन्नड़ साहित्य की बात करते हैं तो आपने पंपा, पोन्ना, रन्ना, इन सब ये जितने भी लेखक हैं इनके नाम आपने सुने होंगे। जो है आपके ये पंपा जो थे ये राष्ट्रकूट शासक अरिकेसरी द्वितीय के जो है दरबारी कवि थे और इन्होंने आदि पुराण, विक्रमार्जुन विजय नामक किताबें लिखी हैं जो कि चंपू भाषा में लिखी हुई हैं। पोन्ना की बात करें तो ये आपका राष्ट्रकूट शासक जो है कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे और इनकी सबसे फेमस रचना है आपकी शांति पुराण। इसी प्रकार रन्ना की बात करें तो इनको पश्चिमी गंग वंश जो था उसके शासक चामुंड राय ने जो है संरक्षण प्रदान किया था और इनकी जो पुस्तक है वो अजीत पुराण है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे पास तमिल लिटरेचर भी बहुत सारा है, बहुत वास्ट है, जो हमारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, हमारे जीएस के सिलेबस का पार्ट है। संस्कृत लिटरेचर का भी वही हाल है, तेलुगु का भी वही हाल है और कन्नड़ लिटरेचर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इससे मतलब इससे एक इन्फरेंस ये हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम में हमारे जो है हमें एंशिएंट हिस्ट्री भी बहुत अच्छे से तैयार करनी है, क्योंकि किताबें देख के उनके लेखक पूछे जा सकते हैं, कौन किसके दरबार में रहते थे वो पूछा जा सकता है। इसके अलावा किस वंश में कौन सी भाषा को प्रोत्साहन मिला, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। तो सिर्फ ये नहीं समझना है कि क्लासिकल लैंग्वेजेस पढ़ ली, 11 हो गई, नंबर ख़त्म हो गया, 11 हो गई, वो जो है वो करंट का टॉपिक है, बट उससे जो भी हिस्ट्री का पार्ट रिलेट हो रहा है वो भी आपको देखना चाहिए फॉर योर ओन बेनिफिट। आगे बढ़ते हैं अब जो है अब देखते हैं कि जो ये लैंग्वेज जो है क्लासिकल लैंग्वेज का जो स्टेटस अकॉर्ड किया जाता है, जो ये मान्यता प्रदान की जाती है, उसके लाभ क्या हैं जो है। तो पहला लाभ ये है कि इन भाषाओं के जो भी आपके मतलब राइटर हैं, प्रतिष्ठित विद्वान हैं, उनके लिए 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि पहले से हमारे पास 6 भाषाएं थीं जिनमें जो है 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार वार्षिक रूप से दिए जाते थे, अब वो 11 भाषाओं में दिए जाएंगे। इसके अलावा शास्त्रीय भाषाओं में अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ स्टडीज़ इन दैट क्लासिकल लैंग्वेजेस ये सेटअप किया जाएगा। अच्छा, आप
आप ये बताएंगे कि लैंग्वेजेस, कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताएंगे कि मैसूरू में लैंग्वेजेस से रिलेटेड इंडिया का कौन सा इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है जो मैसूरू बेस्ड है। तो ये तो हो गई कि इस भाषा के लाभ क्या हैं, ठीक है। अब क्योंकि भाषाओं की बात हो रही है तो थोड़ा सा मोटा मोटा एक बार भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण भी देख लेते हैं। जो हमारी इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनको 6 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है आपका इंडो आर्यन ग्रुप, सेकंड है द्राविडियन, थर्ड है आपका साइनो तिब्बतन, फोर्थ इज़ निग्रोइड, फिफ्थ इज़ ऑस्ट्रिक एंड सिक्स्थ इज़ अदर्स। ये कैटेगरी थोड़ा सा आपके लिए जानना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी भाषा किस ग्रुप पे रखी गई है। जैसे कि जब हम द्रविड़ समूह की बात करें तो इसमें हमारी सदर्न इंडिया की लैंग्वेजेस आ जाती हैं, जैसे तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम है, उस सब में वो सारी भाषाएं उसमें आ जाती हैं। जो इंडो आर्यन ग्रुप है ये जो है आपका 74% ऑफ इंडियंस के द्वारा बोली जाती है। मतलब मैक्सिमम जो हमारे देश में लोग हैं वो इंडो आर्यन ग्रुप की लैंग्वेजेस को बोलते हैं। जो है ये इंडो यूरोपियन फैमिली का पार्ट है जिसको भारतीय परिवार की भाषाएं बोलते हैं। इसमें जैसे आपका इंडो आर्यन इस लैंग्वेज में आपकी संस्कृत सबसे इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज हो गई जो है। इसके अलावा पाली प्राकृत भी हम इसी उसमें रखेंगे। पाली प्राकृत और जो संस्कृत है हमारी, ये सारी भाषाएं हम इस ग्रुप में रखेंगे। द्रविड़ में तो आपको समझ में आता है कि जो साउथ इंडिया की भाषाएं उनमें रखेंगे। हाँ, आपके लिए एक चीनी तिब्बती समूह ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अभी जो है असमिया भाषा को, जो असमीज़ लैंग्वेज है, इसको हमने क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस जो है वो अकॉर्ड किया है। और आपको पता होना चाहिए कि जो बंगाली भाषा है और जो असमीज़ भाषा है इसको हम साइनो तिब्बतन का पार्ट मानते हैं। किसका पार्ट मानते हैं? साइनो तिब्बतन का पार्ट, इस ग्रुप का पार्ट मानते हैं। अच्छा, इसका भी एंशियंट हिस्ट्री में एक रेफरेंस आपको मिलता है कि ये जो भाषाएं हैं इसका प्राचीन उल्लेख आपको मिलेगा जब आप जो है किरात वंश पढ़ते हैं। तो किरात वंश में जो भाषाएं यूज़ होती थी वो इस जो है समूह में आती थी। तो ये एक मोटा मोटा आपको इंडियन लैंग्वेजेस का थोड़ा सा आपको एक रफ़ आइडिया होना चाहिए। ये जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्लाइड आपके लिए होने वाली है। आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको पूरा ज़रूर पढ़ें। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि पाली और प्राकृत भाषा को भी जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है। तो ये दोनों भाषाएं अपने आप में बहुत विशिष्ट हैं। इनका भी एक बहुत समृद्ध इतिहास है और जिसको समझना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि जब आपने देखा होगा कि जब हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो जैसे हमने क्या किया कि पहले हमने पाषाण काल पढ़ा, ठीक है। दोनों भाषाएं हमारे लिए इनके बारे में समझना उतना ही इम्पॉर्टेंट हो गया है। जैसे हम हिस्ट्री में देखें तो सबसे पहले हम स्टोन एज पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या आता है? स्टोन एज आता है। इसके बाद जो है हमारी चालकोलिथिक कल्चर्स आ जाती हैं। इसके बाद क्या आता है कि हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है। और इसके बाद हम क्या करते हैं? वैदिक काल पढ़ते हैं, वैदिक एज। तो वैदिक एज में तो संस्कृत हमारी प्रोमिनेंट लैंग्वेज थी, लेकिन वैदिक एज के ख़त्म होने के बाद जब हम नए धर्मों का उदय देखते हैं, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का, वहाँ पे हम देखते हैं कि संस्कृत का प्रयोग काफ़ी हद तक कम हो जाता है और उसकी जगह पाली और प्राकृत भाषाओं का प्रयोग बहुत बढ़ जाता है। यही रीज़न है कि ये दोनों लैंग्वेज हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जैसा कि एग्ज़ाम में आपका पूछा भी जाता है कि मतलब बौद्ध जो ग्रंथ हैं वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, जैन जो है आपके ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं। तो इस वजह से ये लैंग्वेजेस भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा इसके लिए पढ़ लेते हैं कि जो प्राकृत भाषा थी वो आम लोगों के जीवन यापन से संबंधित थी और जो संस्कृत रूढ़िवादी भाषा थी, मतलब इसका जो प्राकृतिक नॉर्मल लोग बोलते थे, आम बोलचाल की भाषा थी। और जो पाली भाषा थी वो थोड़ा सा टफ लैंग्वेज हो जाती थी, जो है उसका संस्कृत से एसोसिएशन थोड़ा सा ज़्यादा था, इसलिए वो जो हायर क्लासेस थी, जो कुलीन वर्ग था, वो बोलता था पाली भाषा को। यही एक कारण आपको मिलता है कि एक प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्ध और जैन धर्म
दोनों एक समकालीन धर्म थे, मतलब दोनों का उदय एक ही समय पर हुआ, लेकिन क्या कारण था कि जो है जैन धर्म ज़्यादा लोकप्रिय हुआ और बौद्ध धर्म उतना लोकप्रिय नहीं हुआ। समझ रहे हैं आप बात को? तो प्राकृत जो थी वो आम बोलचाल की भाषा थी, और जैनिज़्म जो धर्म था उसने प्राकृत को अपनी भाषा के रूप में अपनाया, इस वजह से वो ज़्यादा फ्लरिश किया रादर देन आपका जो बौद्ध धर्म था उसका जल्दी ही डिक्लाइन शुरू हो गया था। ठीक है, इसके बाद जो प्राकृत और अर्धमगधी भाषा है उसका प्रयोग हमने जैन आगमों में भी किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जैन आगम है, आगम का मतलब ये है कि जो जैन लिटरेचर्स हैं उनको हम जो है आगम बोलते हैं। जिस प्रकार बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक बोला जाता है, उसी प्रकार जो है ये आपके जो जैन साहित्य हैं उनको हम आगम ग्रंथ बोलते हैं। तो उसकी भाषा आपकी क्या है? प्राकृतिक। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपकी जो प्राकृत है, प्राकृत जो है अपने आप में एक ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस है, जिसके अंदर आपकी कौन सी लैंग्वेजेस आती है? एक पाली आती है, एक अर्धमगधी आती है, एक शौर सेनी आती है, एक महाराष्ट्री प्राकृत आती है, इलू है, पैशाची है। ये सारे आप वीडियो को पॉज करके अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एक बार रीड आउट कर सकते हैं। बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सातवाहन राजवंश जो था उसने किस भाषा को संरक्षण दिया, तो उसका जवाब होता है प्राकृत। तो इसलिए ये स्लाइड इम्पॉर्टेंट है, आप बस इसको एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा कुछ जो इम्पॉर्टेंट भाषाएं अभी शामिल हुई हैं या जो पहले की थी हमारे पास, जो 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। देखिए, हमने जो शामिल किया है वो लैंग्वेज को शामिल किया है। ठीक है, अब ये लैंग्वेज है तो ये किसी न किसी भाषा में लिखी भी जाती होगी, इसकी भी कोई ना कोई एक स्क्रिप्ट होगी, इसकी भी कोई ना कोई एक लिपि होगी। जैसे हम हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, वैसे इसकी भी कोई ना कोई स्क्रिप्ट होगी। तो बहुत डेप्थ में सबके उसमें नहीं जाना आपको, बस थोड़ा थोड़ा एक रफ आइडिया होना चाहिए। जैसे कि मोदी स्क्रिप्ट, ये बहुत फेमस है, ये आपको मराठी भाषा को लिखने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो है मतलब इसमें हम उर्दू, कन्नड़, गुजराती, हिंदी, तमिल कभी कभी इनको भी लिख देते हैं। जो है ये मराठी लिखने की आपकी आधिकारिक लिपि है। ठीक है, और इसकी जो शैली है वो बालबोध शैली है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कदम्ब लिपि। हमने देखा कि कन्नड़ को भी जो है दिया गया है आपका शास्त्रीय भाषा का दर्जा। तो कन्नड़ को हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बट आपको पता होना चाहिए कि कौन सी भाषा की लिपि क्या है। जैसे कन्नड़ की लिपि आपकी है कदम्ब लिपि। कदम्ब स्क्रिप्ट जो है ये आपका कन्नड़ में लिखा जाता है। कन्नड़ भाषा को हम कदम्ब स्क्रिप्ट में लिखते हैं। ठीक है, इसका जो डेवलपमेंट था 4th से 6th सेंचुरी के बीच में हुआ था, और ये भी किससे डिराइव्ड है? ब्राह्मी लिपि से। अब जब इंडिया की स्क्रिप्ट्स को देखेंगे तो ज़्यादातर स्क्रिप्ट्स हमारी ब्राह्मी से ही जो है डिराइव्ड होती हैं। जो है इसके साथ साथ एक आपकी लिपि आती है वट्टेलुत्तु लिपि। ये जो है तमिल भाषा की स्क्रिप्ट है, इसको तमिल स्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आपको बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, बस आपको स्क्रिप्ट याद रखनी है कि कौन सी लैंग्वेज के लिए हम कौन सा स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। बाकी आप वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपका जैसे असमिया और बंगाली को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त किया गया है। तो आपकी जो ये असमिया है, असमिया और जो ये बंगाली है, इन दोनों के लिए जो स्क्रिप्ट यूज़ होती है उसको ऑक्सोमिया बोलते हैं। ऑक्सोमिया ये स्क्रिप्ट यूज़ होती है इन दोनों को। कभी कभी इसको जो है हम सिद्ध स्क्रिप्ट भी बोल देते हैं, सिद्ध स्क्रिप्ट भी। इन दोनों के लिए ये स्क्रिप्ट का यूज़ होता है। ठीक है, तो मोटा मोटा हमें इतना ही समझना था क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में। अब हम इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न देखेंगे जो है, जिससे आपको एक आइडिया लग सके कि आखिर ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया था। हालांकि अब इस क्वेश्चन का कोई रेलेवेंसी नहीं है, क्योंकि जब ये पूछा गया था तो इसमें आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे हाल में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। उस समय जो है आपका उड़िया भाषा को दर्जा मिला हुआ था 2014 में, इसीलिए ये प्रश्न पूछा गया था। हालांकि अब जो है इसमें असमिया भी इंक्लूड हो गया है,
तो इसका कोई अब तो ये अगर अब ये क्वेश्चन रिपीट होगा तो अब ये कोड में आएगा, बट आपको ये समझना है कि इस तरीके से करंट को इससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 2014 में पूछा गया है। प्रश्न है कि निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करें, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु। अब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा या भाषाओं के रूप में आपका जो है घोषित किया गया है। तो आपको इसमें ये देखना है कि जो गुजराती भाषा है इसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन ये कन्नड़ को भी दिया गया है, तेलुगु को भी दिया गया, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, जो हम बात कर रहे थे वीडियो में कि कैसे आपको इन लैंग्वेजेस को एंशिएंट हिस्ट्री से लिंक करना है। ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस की प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया था, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन था कि सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। पहला था कि सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मैंने आपसे कहा था कि प्राकृत के बहुत सारे जो फॉर्म्स हैं वो आप पढ़ लीजिएगा, जो है स्लाइड को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके, जिसमें एक फॉर्म था महाराष्ट्री प्राकृत का। तो जो सातवाहन वंश था उसके जितने भी रूलर्स थे वो प्राकृत लैंग्वेज के प्रमोटर्स थे, उनके पेट्रॉन थे, उनके संरक्षक थे। तो ये स्टेटमेंट सही है। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, ये भी स्टेटमेंट सही है। हालांकि इसका आंसर 1 और 2 दोनों है, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको दिखाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप ये जानें कि जो भाषाएं हैं, खासकर ये हमारी जितनी भी इस तरीके की भाषाएं हो गई कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, प्राकृत, पाली, संस्कृत, जिनका हमारे पास ह्यूज लिटरेचर है और जो हमारे जीएस का पार्ट है, उस पर क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। इसलिए आप एंशिएंट हिस्ट्री वाले पार्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संस्कृत भाषा द्रविड़ समूह से संबंध रखती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है आपके सामने। पहला स्टेटमेंट है कि संस्कृत भाषा द्रविड़ समूह से संबंध रखती है। उसके बाद यह संविधान में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में है। जो है बताना है आपको कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन जो है सही है। तो ये स्टेटमेंट कम्प्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि आपको पता है कि जो द्रविड़ समूह है, इसमें मैंने आपसे क्या कहा था कि आप एक बार मोटा मोटा इंडिया का जो लैंग्वेज ग्रुप है उसको देख लें कि कौन से ग्रुप में कौन सी भाषा आती है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं, जैसा कि ये आपके सामने है। द्रविड़ में हमारी कौन सी आती हैं? साउथ इंडियन लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे तेलुगु हो गई, तमिल हो गई, कन्नड़ हो गई, मलयालम हो गई, इस तरीके की। तो संस्कृत जो है हमारी इंडो आर्यन लैंग्वेज ग्रुप का जो पार्ट है। उसके बाद जो है क्या बोलते हैं कि यह संविधान में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में से एक है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा केवल सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? अच्छा, यहाँ पे लोगों को मतलब जो है कन्फ्यूज़न होता है कि संस्कृत है, प्राकृत है, पाली है, इन तीनों में कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। हालांकि इसका आंसर संस्कृत है। जो है इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो है संस्कृत भाषा आपकी वैदिक काल में आई। वैदिक काल जैसे ही आया हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, तो हमारा संस्कृत भाषा, ऋग्वेद लिखे गए और भी सारे वेद लिखे गए, वैदिक काल हमारा आया, तो संस्कृत भाषा तब से है। और जो ये पाली है, प्राकृत है, इनका जो है इनको हम इनके शिखर पे कब देखते हैं? जब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का विकास होता है, उनका उद्भव होता है। तो उस हिसाब से आप याद रख सकते हैं उस क्रोनोलॉजी के सीक्वेंस से कि सबसे पुरानी जो भाषा है आपकी वो संस्कृत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए कि प्राकृत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 2 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि प्राकृत पाली से व्युत्पन्न हुई है। व्युत्पन्न मतलब डिराइव्ड है, ठीक है। अब पाली भाषा संस्कृत से पुरानी है। अच्छा, अब मैंने आपसे बोला था ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ये उल्टा लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे ये होता कि प्राकृत जो है वो पाली से व्युत्पन्न है तो ये सही होता, लेकिन ये आपका वाइस वर्सा स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसलिए गलत है। एक स्लाइड थी, आप उसको जो है पॉज करके वीडियो को देखें कि जो है
पाली भाषा में कौन कौन सी चीज़ें आपकी कौन कौन सी लैंग्वेजेस इंक्लूडेड हैं, जैसे शौरसेनी हो गया, महाराष्ट्रीय प्राकृत हो गया, तो ये जो है वो आप उसको पूरा देख लें। सेकंड स्टेटमेंट है कि पाली भाषा संस्कृत से पुरानी है, ये भी गलत है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी मूल प्राकृतिक भाषा नहीं थी? इसका मतलब कि ऐसी कौन सी भाषा थी जो प्राकृत से डिराइव्ड नहीं है, तो वो कौन सी हो जाएगी? संस्कृत। संस्कृत एक अलग इंडिविजुअल लैंग्वेज है। संस्कृत से प्राकृत डिराइव हो सकती है, लेकिन प्राकृत से संस्कृत, ये स्टेटमेंट वाइस वर्सा है, गलत है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ मुख्य रूप से किस भाषा में लिखे गए थे? तो आपको पता होगा कि जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनकी भाषा पाली थी, वहीं जो प्राकृत थी इसमें हमने क्या लिखा था? जैन ग्रंथ लिखे थे, जिनको हम आगम लिटरेचर भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने क्लासिकल लैंग्वेजेस के ऊपर जो भी कुछ चीज़ें हो सकती थी उनको देखा, उनको समझा, और उनका एंशिएंट हिस्ट्री के साथ क्या लिंकेज है, मैं बार बार आपको ये चीज़ रिमाइंड करा रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में अब ये सेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि जो करेंट वाला पार्ट है वो आप सबको याद रहेगा कि हाँ कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई है या कौन सी पहले जोड़ी गई थी, बट उसका जो हिस्ट्री वाला पार्ट है वो जनरली हम स्किप कर देते हैं और क्वेश्चन वहाँ से आपको हिट करता है। तो आज के वीडियो में इतना ही जो है, ऐसे और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जो है प्रेस करिए, जिससे सारी वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिला करें। थैंक यू।